हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में और उसमें हम बात कर चुके थे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम बात कर चुके थे। और आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों, ये घटना चक्र की सीरीज है और घटना चक्र की सीरीज की ये अगला टॉपिक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और इसमें आपको हम ये भी बता दें, ये भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये 36 से 51 में ये वर्णित है। ठीक है, तो भाग 3 में था फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 में है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य कौन सा नहीं पूछा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है इसमें। तो पहला है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है। और दूसरा है सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तीसरा है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चौथा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये वर्णित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पूछा गया है किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से ये भिन्न है। तो यहाँ पर राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये प्रवर्तनीय नहीं होता है, जबकि मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तनीय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्देशक तत्व क्या है। निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। ये विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। और दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर भी निर्वर्धन करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 के दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए ये IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये पहला हो जाएगा गलत। और दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये दूसरा हो जाएगा सही। और तीसरा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं
और दूसरा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि इन्फोर्सिबल नहीं है। यहाँ पर पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। पूछा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में यह पूछा गया है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो अभी ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर आया था क्वेश्चन नंबर 9 में, यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पहला है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहां पर। और अगला यहां पर ऑप्शन नंबर सी भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सही हो जाएंगे। ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं सहज अध्ययन के लिए? तो पहला है समाजवादी, दूसरा है उदार बौद्धिकतावादी और तीसरा है गांधीवादी। यानी कि तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, ये तीनों सही हो जाएंगे सहज अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यहां पर हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयरलैंड से ये प्राप्त हुई है। ये डीपीएसपी आयरलैंड की संविधान से ली गई है, वहां से ये उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही पूछा गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी यही कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहां से लिया गया है? कहने का मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है, ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकता है। और दूसरा कारण इसका यह भी है कि ये क्वेश्चन बार बार आपको इसलिए पूछा जाता है जिससे कि आप इसको 2 से 3 बार अगर कई फॉर्मेट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, पहला है वाद योग्य, दूसरा है वाद योग्य नहीं है, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है, यानी कि अवाद योग्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अवाद योग्य है और प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है और वाद योग्य है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है,
18 में पूछा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है यह किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। अभी हम ऊपर बात किए थे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है, कौन कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी में आ जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाएंगे। और इसमें कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। और कानून के समक्ष बराबरी, ये भी आ जाएगा। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आ जाएगा। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। यहाँ पर पंचायत के गठन के लिए पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 40 निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किस पे होता है? ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? एक निदेशक सिद्धांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अब क्वेश्चन नंबर 25 से दोस्तों यहाँ पर मिलान करने के लिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 से मिलान करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर पूछा है ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यहाँ पर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 40 के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का मिलान हो जाएगा 5वें से। और दूसरा है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 44 के अंतर्गत आएगा। बी का 1 से मिलान होगा। और सी है कृषि एवं पशुपालन। कृषि और पशुपालन किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 48 के अंतर्गत आएगा, यानी कि आपका सी हो जाएगा। सी का दूसरे से आपका मैच हो जाएगा। और डी है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि डी आपका तीसरे से हो जाएगा। और ई है अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास। अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आ जाएगा? आर्टिकल 51 के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा चौथे से। ई का मिलान हो जाएगा, मैच हो जाएगा चौथे से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मैच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। ये भी दोस्तों मैच करने के लिए ही आया है। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हैं और ये आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा है आर्टिकल 40 जो है किससे मैच होगा? ये आर्टिकल 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन से। और आर्टिकल 41 पूछा है, आर्टिकल 41 किससे हो जाएगा? आर्टिकल 41 दोस्तों हो जाएगा काम करने का अधिकार।
ठीक है। और आर्टिकल 44 पूछा गया, ये किससे है? आर्टिकल 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता से, और आर्टिकल 48 हो जाएगा आपका कृषि एवं पशुपालन का गठन। यानी कि जो जैसे ऑप्शन है ये एक तरीके से मैच करके ही दिया है, बस आपको पहचानना था कौन किससे मैच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मैच ही थे एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैच करने के लिए ही आया है, यहाँ पर मैच करने के लिए आया है। अब यहाँ पर पूछा है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A किससे हो जाएगा? आर्टिकल 39A हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। यानी कि आर्टिकल 39 का ए हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से के अंतर्गत आएगा, और आर्टिकल 40 आ जाएगा आपका ग्राम पंचायतों का संगठन से आ जाएगा, और आर्टिकल 44 आपका आ जाएगा समान नागरिक संहिता से आ जाएगा, और आर्टिकल 48 आ जाएगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये भी दोस्तों एक तरीके से मैच करके ही दिया हुआ था, तो बस आपको पहचानना है मैच है कि नहीं है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। अब आ जा रहा है कथन कारण। ठीक है, कथन कारण में ये कथन कारण का क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है, और ये बहुत जरूरी है जो है, ये आपको कम से कम एक तरीके से एग्जैक्ट नंबर दिला सकता है अगर आप इसको सही से तैयार करके गए हैं। तो चलिए कथन देखते हैं, कथन क्या है। कथन में कहा गया है मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, ये कथन कहा गया है। और कारण में क्या दिया गया है? कारण में दिया गया है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है, ठीक है, ये इसका कारण दिया है। तो यहाँ पर बताना है कथन और कारण में कौन सा सही है, कथन कारण दोनों सही है, या व्याख्या करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कारण तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काम रोजगार का अधिकार भाग 3 में नहीं है, ये भाग 4 में है, ठीक है। और ये पहला है मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो कथन आपका सही हो जाएगा और कारण आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 43 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रवर्धन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? यहाँ पर पूछा है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रवर्धन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो यहाँ पर 43 का ए में जो है बताया गया है, इसमें जो है श्रमिकों की प्रवर्धन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रवर्धन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 43 का ए में। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किससे व्यादेशित है? किससे व्यादेशित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संरक्षित है? तो आर्टिकल
आर्टिकल 51 में ही बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय राज्य का कर्तव्य है कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखें। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? कहाँ उल्लेख है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा नहीं जोड़ा गया है? समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उद्योगों के प्रवर्धन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में पूछा गया है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ठीक है, किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? पहला है बच्चों के, दूसरा है स्त्रियों के, तीसरा है जनजातियों के और चौथा है दलितों के। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में से मतलब कौन सा सही होगा तो ये बताना है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा बच्चों के और दूसरा हो जाएगा आपका स्त्रियों के और तीसरा हो जाएगा जनजातियों के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है। 41 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यहाँ पर वही आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये जो है डीपीएसपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, ये जो है गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधीय प्रयोजनों से भिन्न
उपभोग का प्रतिषेध, ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये जो पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये जो है भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है आपको। ठीक है, पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, और दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा? पहला है यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा आपका यानी कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये दूसरा सही हो जाएगा। और कौन सा सही होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यानी कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्यों में। ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में ये पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ये क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुविकल्पी एक विकल्पी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ये पूछा गया है, निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? लैंग्वेज दोस्तों थोड़ा सा इसका अजीब है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पर पूछा है संविधान किसके बारे में शांत है, ये 46 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला है प्रौढ़ शिक्षा, दूसरा है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, और तीसरा है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, और चौथा है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा पे जो है संविधान शांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ठीक है, संविधान में बाद में जोड़ा गया है, तो ये मुफ्त कानूनी सलाह, तो ये जो है बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में ये यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, या इसको आपको बताना है। तो पूछा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, और दूसरा है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों योजनाओं को लागू करने के लिए
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो ये दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों दो के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में पूछा है भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्न में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है? निम्न में से किस प्रकार के नागरिकों को विधिक सेवाएं प्रदान करता है? तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, और दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, और तीसरा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, और चौथा है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, चारों में से बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, और दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछा है निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है। यहाँ पर पहला है मद्य निषेध, दूसरा है फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बलात्कार श्रम निषेध, और तीसरा है बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध, और चौथा है अस्पृश्यता निषेध। तो ये 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के हैं। ये फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध ये आर्टिकल 24 में बताया गया है, और बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध ये आर्टिकल 23 में, और अस्पृश्यता का अंत जो है ये आर्टिकल 17 में बताया गया। जबकि ये मद्य निषेध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा केवल। ठीक है, केवल ऑप्शन स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में पूछा गया है निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे। ये तो दोस्तों सही है, पहला सही है। और दूसरा है जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी सही है। और तीसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये फंडामेंटल राइट्स में है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा है काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें, ये भी डीपीएसपी में पूछा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही जो है ये डीपीएसपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। और किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला है मूल अधिकार, दूसरा है मूल कर्तव्य, और तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो पूछा है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है?
तो कौन सा उपबंध पूरा होता है? केवल तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही जो है इसमें पूरा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है, ये पूछा है। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा है समान नागरिक संहिता, और तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड, और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। यहाँ पर सूचीबद्ध करना है, यानी कि कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये मतलब कौन से पहले आर्टिकल में है, उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, इस तरीके से इसको बताना है कौन सा सूचीबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा है समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और समान नागरिक संहिता, ये भी जो है डीपीएसपी में बताया गया है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा जो अगला टॉपिक होगा ये मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, तो मूल कर्तव्य से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना, थोड़ा बहुत मोटिवेट होते हैं हम भी। चलिए ठीक है, आपका सपोर्ट ऐसे बना रहेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।